अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोल ऑफ टी एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। फर्स्ट ईयर के लेवल पे हम किसी चीज के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ समझना है कि टी सेल्स और बी सेल्स का क्या रोल होता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। किसमें? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि भाई what is transplant, what is a transplant। उसके बाद रिजेक्शन तो हमें समझ आ जाती है कि रिजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, दैट इज रिजेक्शन। लेकिन व्हाट इज ट्रांसप्लांट, व्हाट इज ए ट्रांसप्लांट? तो ट्रांसप्लांट को अगर समझना है तो आजकल तो सर्जरी जो है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि ये ट्रांसप्लांट हम हमेशा जो है हमें देखने और सुनने को मिलते हैं कि फलाने बंदे को गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ है, फलाने बंदे को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, फलाने बंदे को दिल जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट हुए हैं, कोई ग्लैंड ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस तरह कई चीजें जो है वो सुनने में मिलती हैं। तो व्हाट इज ट्रांसप्लांट? ट्रांसप्लांट क्या होता है कि जब हम किसी डैमेज्ड आर्गन को रिप्लेस कर देते हैं किसी सही वाले आर्गन के साथ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांट। या इसको और थोड़ा सा अगर इजी मैं बनाऊं तो किडनी ट्रांसप्लांट सबने तकरीबन नाम सुना होगा कि जब हमारे दोनों गुर्दे खराब हो जाते, दोनों गुर्दे जो हैं, दोनों किडनीज जो हैं वो फंक्शनल नहीं रहती, तो फिर हमें जिंदा रखने के लिए क्या कराया जाता है, हमें एक किसी और बंदे की जो किडनी है वो रिप्लेस कर दी जाती है, वो डाल दी जाती है हमारे अंदर। तो क्या है कि एक पर्सन वन है, क्या है, एक पर्सन वन है ये वाला, ये एक पर्सन है और ये बड़ा सैड सा है क्योंकि ये किडनी डोनेट करेगा। तो इस बंदे की किडनी पर्सन टू में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। पर्सन टू में क्या कर दी जाती है? ट्रांसप्लांट। तो ये एक जो किडनी है इसकी, ये ट्रांसप्लांट हो गई। एक बंदे से निकाली, जो जिससे निकालते हैं उसको डोनर बोलते हैं, मतलब जो किडनी दे रहा है, और जो रिसीव कर रहे हैं उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। तो ट्रांसप्लांट क्या है कि जब ये इस बंदे ने अपना एक आर्गन इस बंदे से निकाला और दूसरे बंदे में डाल दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। और जो चीज, चाहे वो गुर्दा है, चाहे वो दिल है, चाहे वो हमारे पास लिवर है, कुछ भी है हमारे पास, वो ट्रांसप्लांट कहलाएगा। जो चीज ट्रांसफर हो रही है, जो चीज ट्रांसप्लांट हो रही है उसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। तो अब समझ आ गई कि व्हाट इज ट्रांसप्लांट। वो आर्गन, वो टिश्यू, वो सेल जो कि किसी एक बंदे से लिया जाता है और दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। या हो सकता है कि जैसे स्किन के टिश्यूज हैं या स्किन सेल्स होते हैं, हमारी कहीं पे स्किन जो है वो बर्न आउट हो जाती है, वो जल जाती है, तो उसको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है कि हमारे जिस्म के किसी दूसरी जगह से स्किन काट कर उस जले हुए जगह पे लगा दी जाती है, तो उसको भी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो वो भी ट्रांसप्लांट है। तो जरूरी नहीं कि किसी और शख्स से हो, जरूरी नहीं कि किसी और बंदे से कोई चीज निकाल के आपने ट्रांसप्लांट कर दी जाए, बल्कि हो सकता है कि आप ही का कोई पार्ट जो है, जैसे स्किन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत ज्यादा होता है, या फिर बालों के जो ट्रांसप्लांट, जहां पे बाल नहीं होते तो उसको ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, कहीं और से बाल निकाल के वहां पे लगा दिए जाते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्राफ्टिंग होती है, ये जो ट्रांसप्लांटेशन होती है, इसको फिर बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट। अभी ऑटोग्राफ्ट, अभी उसके जो कहते हैं उसे डेथ में हम जाएंगे नहीं, हमने समझना है। तो पहले तो देखना है तो व्हाट इज ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट क्या है? जब एक आर्गन डोनेट किया जाता है, एक आर्गन रिप्लेस किया जाता है, तो दैट इज ट्रांसप्लांट। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लांट। जैसे गुर्दा रिप्लेस किया जाता है, लिवर रिप्लेस किया जाता है, हार्ट रिप्लेस किया जाता है, स्किन के कोई टिश्यूज रिप्लेस किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और उस आर्गन को या उस टिश्यूज को बोलते हैं ट्रांसप्लांट। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांट। तो फिर ट्रांसप्लांटेशन की 4 टाइप्स होती हैं। इस चीज को मैं यहां से मिटा रहा हूं, ये चीज आपकी बुक में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम टच करेंगे कि जो ट्रांसप्लांटेशन है, या इसको ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जिकल ग्राफ्टिंग भी इसको बोलते हैं। तो ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट के जो है ना 4 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑटोग्राफ्ट। क्या है हमारे पास? ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है कि जब हमारे ही बॉडी का कोई पार्ट दोबारा हमें ही लगाया जाए,
मतलब सेम बंदे से कोई पार्ट लेके सेम ही बंदे में दोबारा लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसमें सेम इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। ऑटोग्राफ्ट में क्या है? सेम इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। जैसे मेरे हाथों की स्किन जो है वो जल गई है, तो मेरे जिस्म की कई और से स्किन उठा के यहाँ पे ग्राफ्ट कर दी जाए, हमारे हाथ पे लगा दी जाए, तो इस तरीके की जो ग्राफ्टिंग होगी उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्टिंग। और यहाँ पे रिजेक्शन का मसला बहुत ही कम आता है, क्योंकि जो टिश्यूज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां लगा रहे हैं दोनों एक ही तरह के टिश्यूज हैं, तो इसमें फिर मसला ज्यादातर नहीं आता। तो यहाँ पे ऑटोग्राफ में सेम इंडिविजुअल से लिया भी जाता है और सेम इंडिविजुअल में डाला भी जाता है, ग्राफ्टिंग भी की जाती है। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को बोलेंगे ऑटोग्राफ्टिंग या ऑटोग्राफ्ट। उसके बाद एक और है हमारे पास आइसोग्राफ्ट। क्या है हमारे पास? आइसोग्राफ्ट। ये ज्यादा तो कॉमन नहीं है, लेकिन ये कब होता है? जब हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स वाला होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं, उनमें अगर एक जो हमारे पास भी बिलफर्ज दो ट्विन है, एक ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला है, दोनों ट्विन्स है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जेनेटिक्स तकरीबन दोनों का सेम है, तो जब मैं इस ट्विन से एक आर्गन उठा के इस ट्विन में डालूंगा, क्या करूंगा? इस ट्विन में डालूंगा, तो इस तरीके की जो ग्राफ्टिंग होगी उसको बोलूंगा आइसोग्राफ्ट। क्या बोलूंगा? आइसोग्राफ्ट। अब यहां पे बंदे दो डिफरेंट हैं, लेकिन वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, वो जुड़वा भाई हैं या जुड़वा बहनें हैं, तो उनका जेनेटिक्स तकरीबन सेम रहता है, इसलिए उनके टिश्यूज भी तकरीबन सेम रहते हैं। तो इसकी वजह से जब एक ट्विन से या जो दो ट्विन है उसमें से एक से जब दूसरे में कोई चीज ट्रांसप्लांट की जाएगी, तो इसको बोलेंगे आइसोग्राफ्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? आइसोग्राफ्टिंग। तो ये हो गई आइसोग्राफ्टिंग। उसके बाद अगली तीसरे हमारे पास आती है एलोग्राफ्ट। क्या हमारे पास? ALLOGRAFT ग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट सबसे ज्यादा कॉमन जो ग्राफ्टिंग है वो एलोग्राफ्ट है। और एलोग्राफ्ट क्या होता है कि जब हम कोई ग्राफ्ट, कोई ट्रांसप्लांट एक किसी शख्स से लेते हैं और किसी दूसरे शख्स में डाल लेते हैं जो कि सेम स्पीशी का होना चाहिए। मतलब जैसे इंसान है, होमोसेपियंस है, हम एक इंसान से कोई आर्गन उठा के दूसरे किसी इंसान में क्या कर देते हैं? दूसरे किसी इंसान में ट्रांसप्लांट कर देते हैं या उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, तो इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है वो हमारे पास एलोग्राफ्ट होगा। वो क्या हमारे पास होगा? एलोग्राफ्ट। जैसे तुम्हारा गुर्दा खराब है और तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हें गुर्दा दे दिया, या किसी दोस्त ने तुम्हें गुर्दा दे दिया, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी अम्मा ने, तुम्हारे दादा ने, भाई ने, किसी ने गुर्दा दे दिया। तो अब देखो जेनेटिकली तुम लोग सेम नहीं हो, लेकिन हो दोनों सेम ही स्पीशीज है, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। तो इस तरीके की जो ग्राफ्टिंग की जाती है उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट। और सबसे ज्यादा जो कॉमन ग्राफ्टिंग है वो है भी हमारे पास एलोग्राफ्ट। तो एलोग्राफ्ट में क्या बातें हैं कि हमारे पास रेसिपिएंट और डोनर दोनों सेम स्पीशीज से होते हैं। किससे होते हैं? सेम स्पीशीज है, मतलब दोनों इंसान हो सकते हैं। एलोग्राफ्टिंग में ये नहीं होता कि तुम लोगों के अंदर किसी कुत्ते का दिल डाल दिया या किसी पिग का, हमारे पास सुअर का जो है वो जिगर डाल दिया, या किसी बकरी का तुम लोगों को गुर्दा लगा दिया, ऐसा नहीं होता। एलोग्राफ्टिंग में सेम स्पीशीज, जैसे मंकी टू मंकी हो सकता है, बकरी टू बकरी हो सकता है, शेर टू शेर हो सकता है, इसी तरीके से इंसान की तरफ भी होता है। तो इस तरह को बोलते हैं हम एलोग्राफ्ट, या जिसमें सेम स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरी बात के जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हूं, ये बात लाजमी साथ मेंशन करनी होती है कि जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल हूं। जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल हुए वो तो फिर ट्विन्स हुए ना, लेकिन इंसान सारे एक स्पीशीज के, लेकिन सारे इंसान जो है वो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, सबका डीएनए जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके की जो हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन होती है उसको फिर बोलेंगे ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट कह रहा हूं, एलोग्राफ्ट। जो सबसे ज्यादा कॉमन तुम लोगों को देखने को मिलती है वो एलोग्राफ्ट है। और सबसे आखिर में एक और किस्म की जो हमारे पास ग्राफ्टिंग की जाती है वो है हमारे पास जीनोग्राफ्ट। क्या है हमारे पास? जीनोग्राफ्ट, जिसमें किसी और स्पीशी का आर्गन किसी और स्पीशी में डाला जाता है, उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जैसे बिलफर्ज मैं मिसाल देता हूं कि एक बिलफर्ज बकरी है या कुत्ता है या फिर सुअर है या फिर शेर है या फिर हाथी है, घोड़ा है, जो भी है,
लेकिन उससे कोई आर्गन निकाल के, कोई टिश्यूज निकाल के अगर इंसानों में डाला जाए तो दैट विल बी जीनोग्राफ्टिंग, दैट विल बी जीनोग्राफ्टिंग। इसी तरह इंसान का कोई आर्गन निकाल के किसी और स्पीशीज में, किसी मंकी में डाल दिया जाए, किसी बिनमानस में डाल दिया जाए, किसी गोरिल्ला में डाल दिया जाए, तो वो भी हमारे पास क्या है, जब क्रॉस स्पीशीज के दरमियान ग्राफ्टिंग होती है तो इसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि both donor and recipient belongs to different species, belong to different species। बात आ गई समझ में? देखो 4 तरीके की ग्राफ्टिंग होती है, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या है कि मेरे ही बॉडी का पार्ट, मतलब सेम इंडिविजुअल के कोई पार्ट जो है ना किसी दूसरी जगह पे लगा दिया जाए, खास तौर पर स्किन के केसेस में ऐसे होता है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑटोग्राफ्ट है। फिर आइसोग्राफ्ट जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान होता है उसको फिर आइसोग्राफ्ट बोलते हैं। फिर एलोग्राफ्ट जो सेम स्पीशीज के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जैसे इंसानों से इंसान, बंदरों से बंदर, शेर से शेर, कुत्ते से कुत्ता, मुर्गी से मुर्गी और बकरी से बकरी, भेड़ से भेड़, ये सारे सेम स्पीशीज के होंगे तो हमारे पास एलोग्राफ्ट है, जो मोस्ट कॉमन है। और एक हमारे पास जीनोग्राफ्ट है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है लेकिन इस पे भी काम जारी है कि जब हम क्रॉस स्पीशीज किसी और स्पीशी का कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू उठा के किसी और स्पीशी में डालेंगे तो वो हमारे पास होगा जीनोग्राफ्टिंग। उसको क्या बोलेंगे, जीनोग्राफ्टिंग। तो ये तो हो गई हमारे पास ग्राफ्टिंग के कुछ, किस तरीके से ग्राफ्ट किए जा सकते, कोई चीज इंस्टॉल की जा सकती है। लेकिन पता है मसला क्या है? मसला यह है कि हम अगर कोई मैचिंग वैचिंग ना करें, कोई टिश्यू टाइपिंग ना करें और मैचिंग उसकी ना देखें और हम किसी भी इंसान से कोई गुर्दा निकाल के किसी और में डाल लें तो होगा क्या? तो होगा क्या, उस चीज को हमने समझना है कि जो हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स है उसके बारे में क्या। इम्यून रिस्पॉन्स तो कोई भी जब फॉरेन चीज आती है तो उसके खिलाफ एक्टिवेट होता है ना, मतलब मेरी बॉडी के अलावा कोई भी बाहर की चीज है अगर मेरे बॉडी में आएगी तो मेरा इम्यून सिस्टम जो है, मेरे जो बी सेल्स हैं, मेरे टी सेल्स जो हैं, जो मेरा स्पेसिफिक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो तो उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होगा। तो जब एक्टिवेट होगा तो उसको मारने की कोशिश करेगा। और यही सेम सीन हमारे पास होता है जब कोई टिश्यू ग्राफ्ट किया जाता है, कोई ऑर्गन ग्राफ्ट किया जाता है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस ट्रांसप्लांट के, उस ऑर्गन के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गुर्दा है, ये जो किडनी है, इसको विलफर्स किसी और बंदे से उठा के मैंने यहां पे लगा दिया तो मेरे लिए ये गुर्दा, पूरे का पूरा ये जो गुर्दा है, ये क्या है, एज अ फॉरेन पार्टिकल है। क्या है मेरे पास? एज अ फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन एंटीजन है। और अगर ये फॉरेन पार्टिकल है तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मेरे जो बी सेल्स हैं, मैं रेसिपिएंट हूं, बिलफर्ज मुझे किसी और का गुर्दा लग गया है तो वो गुर्दा मेरी बॉडी के लिए, मेरे बी सेल और टी सेल्स के लिए एक फॉरेन पार्टिकल होगा, एक बाहर की चीज होगी। तो मेरे बी सेल्स और टी सेल प्रोग्राम भी इसी काम के लिए है कि जब बाहर से कोई चीज आएगी तो उसके खिलाफ रेजिस्ट करना, उसके खिलाफ मुकाबला करना, उसके खिलाफ जंग करना, उसी के लिए मेरे बी सेल्स और टी सेल्स हैं। तो जब ये गुर्दा या मेरे पास लिवर या मेरे पास कोई और टिश्यू अगर वो किसी और बंदे से आते हैं, खासतौर पे ये मैं एलोग्राफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जब वो किसी और बंदे से आता है तो उसको हमारे जो बी और टी सेल्स हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल, एज अ फॉरेन एंटीजन कंसीडर करेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। उसको क्या कर देगा? उसको मार देगा, उसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगा, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि जो चीज हम डाल रहे हैं वो चीज हमारे पास, हमारी अपनी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है कि ये मेरे जिस्म का पार्ट है ही नहीं, ये हमारी बॉडी का पार्ट है ही नहीं, ये कहीं बाहर से आया हुआ, ये क्या हुआ है, कहीं बाहर से आया हुआ। तो ये जो रिजेक्शन है कि हम कहते हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं ट्रांसप्लांट को, हमारे बी सेल और टी सेल या हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये रिजेक्शन जो है ये 3 तरीके से हो सकती है। अब मैं ज्यादा किसी में भी नहीं जा रहा डीप में, ये सिर्फ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं। 3 तरीकों से हो सकती है। या तो ये है हमारे पास हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्यूट, क्या है हमारे पास, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन क्या होता है कि बिलफर्ज जिस बंदे से मैं कोई ट्रांसप्लांट ले रहा हूं, कोई गुर्दा ले रहा हूं और उस बंदे ने ऑलरेडी मुझे कोई खून दिया हुआ है या उसके कुछ एंटीजन जो है वो मेरे अंदर ऑलरेडी आए हुए हैं, तो क्या है कि उस बंदे के एंटीजेंस, जैसे खून दिया जाता है तो उसमें एंटीजेंस जो है ना फौरन आ जाते हैं, तो उस बंदे के एंटीजेंस के खिलाफ मेरे बॉडी ने ऑलरेडी क्या बनाई हुई है, एंटीबॉडीज बनाई हुई है।
तो जब मेरी बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनाएगी और फिर वो बंदा मुझे कोई आर्गन जो है वो डोनेट करेगा, तो उस आर्गन के ऊपर, हर कोई भी आर्गन, उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, सेल्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन एंटीजन के खिलाफ मेरे बॉडी में ऑलरेडी प्री प्लान एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो जैसे ही हमारे पास वो आर्गन ट्रांसप्लांट होगा, हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट होंगी और विद इन 24 आवर्स, मतलब हाइपर एक्यूट क्या है, विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटों के अंदर अंदर वो उस आर्गन को, उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देंगे, उस ट्रांसप्लांट के खिलाफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा और हमारे में पेन और मतलब वो चीज, क्योंकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन के, बहुत ही जल्द। हाइपर का मतलब होता है ओवर, एक्यूट का मतलब होता है जल्दी। तो मतलब जल्दी से भी ज्यादा जल्दी जो है वो हमारे जो बॉडी है, वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देंगे। इसको बोलेंगे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। और इसके सबसे बेहतरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो क्या है कि इस आर्गन जो हम टिश्यू रिसीव कर रहे हैं, ये जो आर्गन रिसीव कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे बॉडी में ऑलरेडी जब एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो उस एंटीजेंस के खिलाफ, तो इसको फिर बोलेंगे हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। ये ज्यादा कॉमन नहीं है। इसके अलावा एक तीसरा है, दूसरा है हमारे पास एक्यूट रिजेक्शन। क्या है हमारे पास, एक्यूट रिजेक्शन, जिसको हमने तसल्ली से समझना है। एक्यूट रिजेक्शन, एक हमारे पास होता है क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, तीसरा हमारे पास क्या है, क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। एक हाइपर एक्यूट था, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, दूसरा है एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, तीसरा है क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो एक्यूट का मतलब जल्दी, मतलब जो विद इन वीक्स, जिसमें हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है और नॉर्मली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, उसके बाद वो रिजेक्ट किया जाता है, तो वो हमारे पास एक्यूट रिजेक्शन है जो विद इन वीक्स होता है। क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो मंथ से लेकर सालों बाद, मतलब कई साल बाद हमारा वो जो ट्रांसप्लांटेड आर्गन है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसकी कई हमारे पास रीजन हो सकती है, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे कि क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मतलब वो हो सकता है कई महीनों बाद या 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट की थी उसको हमारी बॉडी रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्शन के बाद फिर क्या है कि हमें फिर दोबारा से किसी किडनी की जरूरत पड़ जाती है, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। एक्यूट रिजेक्शन जो है कि जो जल्दी से हो जाता है, जो विद इन वीक्स होता है, क्या होता है हमारे पास, विद इन वीक्स। ये बात इसके लिए याद रखना, विद इन वीक्स मतलब हफ्ता 2 हफ्तों में जो है ये एक्यूट रिजेक्शन ये शुरू हो जाती है। जो हमारे पास हाइपर एक्यूट थी वो विद इन 24 आवर्स, एक ही दिन में हो जाता था। क्रॉनिक रिजेक्शन वो महीनों से लेकर सालों तक ले सकता है, लेकिन जो एक्यूट रिजेक्शन है, जो नॉर्मल रिजेक्शन होगी, वो विद इन वीक्स होती, मतलब 10-15 दिन के बाद हमारा जो ट्रांसप्लांटेड आर्गन है वो रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके खिलाफ जो है इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज को हमने प्रॉपर समझना है कि एक्यूट रिजेक्शन क्या है हमारे पास, जो हमारे बुक में वो हुआ है, एक्सप्लेन हुआ है, वो है हमारे पास एक्यूट रिजेक्शन। अब एक्यूट रिजेक्शन को हमने प्रॉपर समझना। एक्यूट रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन को प्रॉपर, के रिजेक्शन कैसे होती है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे उसके खिलाफ एक्टिवेट होता है, उस चीज को हमने समझना है। तो सबसे पहले बिलफर्ज यहां पे मैं गुर्दा कंसीडर कर रहा हूं। ये हमारे पास एक गुर्दा है, क्या है हमारे पास, एक गुर्दा है जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। ये क्या हमारे पास एक ग्राफ्ट है, फॉरेन ग्राफ्ट है, इसको मैं ग्राफ्ट बोल देता हूं या ट्रांसप्लांट बोल देता हूं, बात एक ही, ठीक है। तो ये गुर्दा है, इसको मेरे बॉडी में आ गई है। जब ये मेरे बॉडी में ट्रांसप्लांट होगा, पेशेंट के बॉडी में ट्रांसप्लांट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि जो ये गुर्दा है, इस गुर्दे के ऊपर कई किस्म के, हमारे पास गुर्दे पर कई किस्म के, नहीं कह रहा हूं, 2 किस्म के सेल्स होते हैं या 2 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, 2 किस्म के हमारे पास एंटीजन्स होते हैं, उसको बोलते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये 2 ग्रुप्स होते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, MHC1 और MHC2, टाइप 2 और टाइप 1। तो कोई भी न्यूक्लिएटेड हमारा सेल हो, उसके ऊपर जो MHC होता है वो MHC1 होता है। वो क्या होता है, MHC1। और जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, जिसके हमारे पास बाकी जो सारी चीजें हो गई, जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व सेल्स हैं, उनमें बेसिकली होता है MHC2। उनमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स में MHC2 होता है, जिसमें मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल
और टी सेल्स और ये सारी चीजें आ जाती हैं। जबकि जो बाकी बॉडी के सेल्स हैं, जो बाकी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, उसके ऊपर जो क्लास होती है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 1 के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्राफ्ट है, बाहर से ग्राफ्ट है, मतलब आर्गन है तो टिश्यूज का बना हुआ है, टिश्यूज का बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुख्तलिफ सेल्स का बना हुआ है, मुख्तलिफ सेल्स का बना हुआ है तो इसका मतलब क्या कि हर सेल के ऊपर कोई ना कोई MHC प्रेजेंट है, कोई ना कोई MHC प्रेजेंट है। और याद रखना MHC हर इंसान का डिफरेंट होता है। मेरा MHC क्लास 1 डिफरेंट सीक्वेंस का है, आप लोगों का जो क्लास 1 MHC है वो डिफरेंट सीक्वेंस का है। तो ये सारी चीजें कि हमारे पास हर इंसान का MHC डिफरेंट होता है। तो ये जो MHC क्लास 1 है, इस MHC क्लास 1 के साथ क्या होगा कि मैं डायरेक्ट MHC क्लास 1 को नहीं, इस गुर्दे में और भी कोई सेल्स होते हैं, उन सेल्स को मैं बोल देता हूं डेंड्राइटिक सेल्स। मैक्रोफेजेस की तरह के ही सेल्स होते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, और ये डेंड्राइटिक सेल्स भी एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैक्रोफेज जो है वो किसी एंटीजन को इनगल्फ करने के बाद उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर सकते हैं टुवर्ड्स हेल्पर टी सेल्स। इसी तरीके से जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये भी हमारे पास एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स जो उस गुर्दे के उस जो सेल्फ मॉलिक्यूल्स एंटीजन्स हैं, जो उस आर्गन के एंटीजन्स हैं, जो डिफरेंट सेल्स के एंटीजन्स हैं, उसको अपने ऊपर प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो बिलफर्ज मैं ये कहता हूं कि इस गुर्दे का ये डेंड्राइटिक सेल है, यहां से मैं बना देता हूं कि ये इसका डेंड्राइटिक सेल है, और ये डेंड्राइटिक सेल जो है वो हमारे पास अपने एंटीजन्स को MHC क्लास 1 को यहां पे प्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। कि इसका मतलब क्या है, MHC क्लास 1 के कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स को ये डेंड्राइटिक सेल्स उठा के एंटीजन्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एंटीजन्स इस गुर्दे के सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हमारे गुर्दे के अपने एंटीजन्स हमारे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह इस गुर्दे के सेल्स के भी अपने मॉलिक्यूल्स, अपने एंटीजन्स होते हैं जो कि एज अ रिसेप्टर या कई और तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है तो इस एंटीजन को, ये जो डेंड्राइटिक सेल्स ने एंटीजन प्रेजेंट किया हुआ है, इस एंटीजन को हमारे टी सेल्स, कौन से वाले, हमारे टी सेल्स इस एंटीजन को फौरन कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। बिलफर्ज ये हमारे पास हेल्पर टी सेल है, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं, TCRs होते हैं। क्या होते हैं, TCRs। इन TCRs का काम क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर्स। अब ये TCRs का काम क्या होता है कि इसके ऊपर जो एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करना। तो बिलफर्ज ये जो एंटीजन है उसके खिलाफ हमारे पास कोई टी सेल मौजूद था और उसके ऊपर जो TCR था उसने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। जब ये इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा तो क्या होगा कि भाई ये तो कहेगा कि ये हमारा एंटीजन तो है ही नहीं। ये टी सेल क्या कहेगा कि ये जो एंटीजन है ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो TCR पे आके जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया, वहां पे बाइंड कर गया, तो ये तो मेरा एंटीजन है ही नहीं। तो ये जो टी हेल्पर सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा और भी ये चीजें देखता है, जैसे कि अगर ये CD4 है, ये टी सेल अगर CD4 है तो ये हमारे पास MHC2 जो डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर होगा उसको CD4 के जरिए से कंफर्म कर दिया जाएगा। अब जब ये चीज हो गई है तो इसके मतलब ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं इसके लिए ये गुर्दा अब फॉरेन पार्टिकल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे जो TCR ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया, MHC जो है वो भी डिफरेंट मैच हो गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस टी सेल को पता लग गया है कि इसके जो MHC है और जो मेरे अपने बॉडी के MHC हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो इस टी सेल के लिए ये गुर्दा, ये ग्राफ्ट, ये ट्रांसप्लांट अब फॉरेन कंसीडर करेगा। जब इसको ये फॉरेन कंसीडर करेगा, और इसमें मेन रोल MHCs का है, किसका है, MHCs का है। MHC हर इंसान का डिफरेंट होता है। तो ये टी हेल्पर सेल अपने MHC, अपने बॉडी के MHC को जानता है कि उसका सीक्वेंस और है। जब उसको वहां पे कोई और MHC मिलेगा जिसका सीक्वेंस हमारे से मैच नहीं करता, तो वो क्या है, उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर कर लेगा और उसके खिलाफ सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट कर देगा। तो देखो ये हेल्पर टी सेल जो है, अब इसके पास 3 रास्ते हैं। क्या हमारे पास इस हेल्पर टी सेल्स के पास 3 रास्ते हैं, याद रखना। उसमें सबसे पहला रास्ता है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिवेशन, या जिसको हम डायरेक्ट किलिंग बोलते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट बोलते हैं। कि ये हेल्पर टी सेल्स हैं, बिलफर्ज इसके ऊपर MHC1 थे, MHC1 था, तो ये MHC1
के लिए जो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स है वो जल्दी से एक्टिवेट कर देंगे। अगर ये टी हेल्पर सेल 1 हुए तो ये एक्टिवेट कर देंगे CD8 सेल्स को या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको बोलते हैं, जिनका काम ही होता है कि MHC1 को रिकॉग्नाइज करना। जहां पर भी उसको MHC1 मिलेगा कोई फॉरेन, वो उस पूरे जो हमारे पास आर्गन है या पूरा टिश्यूज है जितने भी सेल्स हैं उनमें वो होल शुरू कर देगा। उसमें परफोरिन एंजाइम के जरिए वो क्या करेगा, ड्रिलिंग करेगा, होल शुरू कर देगा और इस तरीके से वो पूरे उस साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो पूरे उस आर्गन को या उस टिश्यूज को आहिस्ता आहिस्ता से मार देगा, खत्म कर देगा। तो डायरेक्ट किलिंग या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल या CD8 सेल्स की जो एक्टिवेशन है उसकी वजह से क्या है कि हमारे पास ये जो पूरा ग्राफ्ट है ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये फारिग हो जाएगा, इसमें इंफेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये CD8 जो है ये इसमें होल करना शुरू कर देंगे और होल करने के बाद क्या है कि इसको बस्ट आउट कर देंगे, इसमें इंफेक्शन फैला देंगे और इस तरीके से ये जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जो डायरेक्ट है कि CD4 सेल्स ने क्या किया, ये जो हेल्पर टी सेल रिस्पॉन्सिव, जो इसको दूसरा नाम क्या दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिव TH सेल्स। इसको दूसरा नाम क्या है, रिस्पॉन्सिव TH सेल्स। जिन TH सेल्स ने ग्राफ के खिलाफ रिस्पॉन्स शो किया था उसको रिस्पॉन्सिव TH सेल्स बोलेंगे। तो इनके पास एक तरीका क्या था कि ये CD8 सेल्स को इसने एक्टिवेट किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट किया और उसने डायरेक्टली जाके उस आर्गन को या उस टिश्यूज को मार दिया, तो इसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं अब ये ग्राफ्ट के पास आएंगे, मतलब ये ग्राफ्ट के पास अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और जब ये अकुमुलेट हुए, इन्होंने ये बच्चों को बाइंडिंग बना ली, तो ये लिम्फोकाइंस रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, लिम्फोकाइंस रिलीज करेंगे। और उन लिम्फोकाइंस से क्या फायदा होगा, ये क्या रिलीज करेंगे, लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस रिलीज करने के बाद ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं, इसी साइट पे जो ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस थे, मोनोसाइट्स थे, न्यूट्रोफिल्स थे, वो मैक्रोफेजेस, वो मोनोसाइट्स यहां पे आना शुरू हो जाएंगे, कॉलिंग शुरू हो जाएगी। ये लिम्फोकाइंस जो है वो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे इस जगह पे, ग्राफ्ट के साइड पे, ग्राफ्ट की जगह पे लिम्फोकाइंस उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लिम्फोकाइंस की वजह से मैक्रोफेजेस इधर आएंगे, बहुत सारे मैक्रोफेजेस जो है वो इधर आ जाएंगे, बहुत सारे मैक्रोफेजेस इधर आके अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और वो जो ग्राफ्ट के टिश्यूज हैं उसको फैगोसाइटोसिस उनकी शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे, फैगोसाइटोसिस शुरू कर देंगे मैक्रोफेजेस। और इसका लिम्फोकाइंस का एक और काम है, एक तो मतलब मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करना, दूसरा काम ये होता है कि यहाँ पे जो मैक्रोफेज आए हुए हैं उनको वहीं पे मेंटेन करना, उनको वहां से जाने ना देना जब तक ये सारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये मैक्रोफेज अपना काम कर रहे होते, थोड़ा थोड़ा सा उस आर्गन से मुख्तलिफ जो थोड़े थोड़े पार्ट को काट काट के खा रहे होते हैं, काट काट के खा रहे होते हैं, काट काट के खा रहे होते हैं, जिसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो देखो टी सेल ने दो तरीकों से तो काम किया, एक तो डायरेक्ट CD8 सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, नहीं तो लिम्फोकाइंस इसने रिलीज किया, वो लिम्फोकाइंस उन्होंने मैक्रोफेज को अटैक किया और मैक्रोफेजेस ने फिर इनको मारना शुरू कर दिया। इस TH सेल के पास एक तीसरा भी रास्ता है। क्या हमारे पास तीसरा रास्ता है, और तीसरा रास्ता क्या है कि बिलफर्ज ये TH2 जो है, TH1 जो है, इसने इंटरल्यूकन 2 रिलीज किया। क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकन 2 रिलीज किया और उस इंटरल्यूकन 2 को दोबारा रिसीव किया तो इस TH सेल के जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसने एक और लिम्फोकाइन रिलीज किया, इंटरल्यूकन 4। क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकन 4। और यहां पे कुछ B सेल्स थे, क्या थे हमारे पास, B सेल्स थे। उन B सेल्स को भी एंटीजन मिल चुका था, यहां पे वो फॉरेन एंटीजन मिल चुका था। तो इंटरल्यूकन 4 के मिलने से क्या है कि जो हमारे पास सिलेक्टेड क्लोन ऑफ B सेल था, उस क्लोन ऑफ B सेल में हमारे पास से स्टार्ट हो जाएगी माइटोसिस। वो बहुत सारी कापियां बनाना शुरू कर देगा और इस कापियों पे रिसेप्टर्स आएंगे, उन रिसेप्टर्स को फिर यहां से इंटरल्यूकन 5 निकलेगा और हमारे पास इन रिसेप्टर्स पे जुड़ के इन्हीं B सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसमें प्लाज्मा सेल्स, जिनको हम एक्टिवेटेड B सेल्स बोलते हैं या फिर प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, ये प्लाज्मा सेल इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू कर देंगे, एंटीबॉडी, जिसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे। तो तीसरा तरीका क्या है कि इसने B सेल्स को एक्टिवेट किया, B सेल्स की वजह से ह्यूमोरल एक्टिविटी, ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हुई और इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई। क्या बन गई, एंटीबॉडीज। फिर ये एंटीबॉडीज जाएंगी दोबारा से उसी साइट पे जहां जहां पर उसको एंटीजन मिलेगा। बिलफर्ज यहां पे इसको एंटीजन मिल गया, यहां पे इसको एंटीजन मिल गया, यहां पे इसको एंटीजन मिल गया, तो उसके साथ ये चिपक जाएंगी।
ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, चिपक जाएंगी। तो अब इन एंटीबॉडीज के पास, जैसा कि हमने सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में देखा था कि इन एंटीबॉडीज के पास दो तरीके होते हैं, इस किसी भी जिस चीज के साथ भी ये चिपके उनको मारने के दो तरीके होते हैं। या तो वो यहां पर मैक्रोफेजेस को ले आएंगे, किसको ले आएंगे, मैक्रोफेजेस से, तो मैक्रोफेजेस के जरिए उनको मार देंगे, या ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे। अगर इसको तसल्ली से देखना है तो कंप्लीमेंट सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, उसके तसल्ली से हम देखेंगे कंप्लीमेंट सिस्टम कैसे उसको मार देता है, या मैक्रोफेजेस जिसको ऑप्सोनाइजेशन भी बोलते हैं और उसके मदद से कैसे ये मर जाता है। लेकिन एंटीबॉडीज आई और एंटीबॉडीज इस एंटीजन के खिलाफ थी, जो ग्राफ का एंटीजन था उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, ग्राफ एंटीजन एंटीबॉडीज बनी, और उसने फिर उन एंटीबॉडीज ने क्या किया, या तो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे या फिर वो हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जिसने ड्रिलिंग करके या फिर मैक्रोफेजेस के जरिए या न्यूट्रोफिल्स के जरिए इस पूरे ऑर्गन को रिजेक्ट कर देना है, इस पूरे ऑर्गन को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा अपना इम्यून सिस्टम एक फॉरेन पार्टिकल को, एक फॉरेन हमारे पास ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजेक्शन। तो अब समझ आ गई कि व्हाट इज द रोल ऑफ टी एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो होप सो कि ये समझ आ गई। ये पार्ट सारा किसका था, एक्यूट रिजेक्शन का था। किसका था, क्योंकि ये सारा काम होता है विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज। तो वीक्स, 2 वीक 3 वीक्स के अंदर हमारा जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट हो जाता है। हमारा ऑर्गन क्या हो जाता है, जो हमारा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो फिर सर्जरी में, या मतलब डॉक्टर लोग तो सारा कुछ जो है वो ये ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, और लोग जो है उसके बाद जीना भी शुरू कर देते हैं। तो वो क्या सीन है, वो हमारे पास है क्या सीन है। तो वो जो सीन है उसके लिए डॉक्टर लोग सबसे पहले, हर किसी का गुर्दा तुम लोगों को नहीं लग सकता, वो पहले मैच ढूंढते हैं, मैचिंग ढूंढते हैं, वो डोनर का मैच करते हैं कि भाई ये इस जिनमें टिश्यूज को मैच किया जाता है, टिश्यू टाइपिंग की जाती है कि बिलफर्ज ये एक बंदा है ये वाला, और एक बंदा ये है ये वाला, और ये थोड़ा सा नाराज है क्योंकि ये बीमार है, इसको गुर्दा चाहिए, इसको क्या चाहिए, गुर्दा चाहिए। और ये वाला है, ये अपना एक गुर्दा जो है उसको ट्रांसप्लांट करेगा। तो ये भी थोड़ा सा सैड है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये इस बंदे के टिश्यूज भी लिए जाते हैं, ठीक है, और इस बंदे के टिश्यूज भी लिए जाते हैं, और इन टिश्यूज को मैच किया जाता है कि ये दोनों टिश्यूज एक दूसरे के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। और उसके देखने के लिए डॉक्टर लोग MHC देखते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम इसको कब से पढ़ते आ रहे हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर इसके नाम पे गौर देखें तो मेजर मतलब सबसे बड़ा, हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पे हिस्टो कंपैटिबिलिटी, ऐसे टिश्यूज जो एक दूसरे के साथ मुसावी हो, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, एक दूसरे के साथ राजी हो, उस कॉम्प्लेक्स को देखा जाता है। टिश्यूज के अंदर भी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को देखा जाता है। यह बात देखी जाती है कि दोनों का MHC मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों का MHC मैच थोड़ा बहुत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर क्लोज मैच कर रहा हो तो फिर उससे ऑर्गन उठा के उसमें डाल दिया जाता है ताकि MHC में ज्यादा फर्क ना आए, क्योंकि अगर MHC में ज्यादा फर्क आएगा तो टी सेल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद चीज हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले वो टिश्यू टाइपिंग और सिलेक्टिंग करते हैं कि क्या देखकर, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स देखकर, ये MHC टिश्यूज देखकर वो डिसाइड करते हैं कि ये अब जो बंदा है वो अपना ऑर्गन डोनेट करेगा इस बंदे को या नहीं करेगा। तो उसके लिए MHC देखा जाता है। इसको क्या 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 बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। इसको पहले से मैचिंग बोलते हैं कि हमने टिश्यू टाइपिंग की, हमने दोनों की टिश्यूज को देख लिए, दोनों एक दूसरे के साथ, डोनर जो है वो रेसिपिएंट के साथ मैच कर गया, डोनर रेसिपिएंट के साथ मैच कर गया, तो अब ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। तो इसकी वजह से भी ज्यादा एक्यूरेसी आती है। क्या आती है हमारे पास, ज्यादा एक्यूरेसी आती है। और इसके अलावा इस पेशेंट को हमारे पास एक किस्म के ड्रग्स दिए जाते हैं। इस पेशेंट को क्या दिए जाते हैं, जो इसने बाद में ट्रांसप्लांटेशन के बाद यूज करने होते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स।
अब इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसे ड्रग्स जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दें, इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर दें। वो जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनको आर्गन के पास, जो ट्रांसप्लांटेड आर्गन है उसके पास आने ही ना दें, वो एक्टिव ही ना हो। तो जब वो एक्टिव नहीं होंगे, जब टी हेल्पर सेल या रिस्पॉन्सिव टू टी सेल जब वो एक्टिव नहीं होगा तो ना बी सेल एक्टिवेट होंगे, ना साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होंगे, और ना ही हमारे पास कोई और हमें जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं वो एक्टिवेट होंगे। तो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स की वजह से भी हमारे पास जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? बहुत कम। लेकिन इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे आपको फटीग होगी, आपका मतलब ल्यूकेमिया हो सकता है, आपको खून की कमी हो सकती है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपको सीजर होना शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस होगी। काफी सारे जो बुक में लिखे हुए हैं टेबल के अंदर उसको देख लो कि काफी सारे हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बंदा जो है वो फिर गुर्दे से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको बाकी काफी सारी बीमारियां जो है वो होती रहती हैं ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि हम हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम खुद ही सप्रेस कर रहे होते हैं। तो बाकी कोई बीमारी जब आती है तो उसके खिलाफ भी हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पाता, तो वो बीमारियां भी हमें जकड़ना शुरू कर देती है और कई किस्म के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई किस्म के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ टी एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड होप सो कि ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है या इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है वो हम कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ये तकरीबन आखिरी टॉपिक्स थे इम्यूनिटी के चैप्टर के। तो होप सो कि काफी सारी बातों का पता चल गया और काफी सारे क्वेश्चन जहन में आ गए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन जहन में आया है उनको कमेंट बॉक्स में करो, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, कमेंट किया करो। तुम लोगों के कमेंट से मैं खुश होता हूँ कि चलो कोई तो इंटरेस्टेड है जो कि देख रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।